एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो यूनिट सेकंड है इसका लास्ट वीडियो लेक्चर आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी यूनिट सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, ये जो आपका वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा लॉन्ग आपका हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या रहेगा? पहला रीज़न तो ये रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। देखा शायद तो हर साइड में आपके रखा हुआ मिलता है, यानी एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है। साथ ही में आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। यानी इसमें हम जानेंगे जो हमारे फीवर में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं, जो एक तरह से पेन किलर होती हैं, ड्रग में यूज़ होती हैं। साथ ही में जो हमारी इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह आ जाती है, उसमें भी जो हमारी ड्रग यूज़ होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहने वाला है। पूरे ही वीडियो लेक्चर को आपको बिना स्किप किए यहाँ पे स्टडी करना है। तो जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो हाथों हाथ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में जो हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी हाथों हाथ इसको देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, जिससे आप ईजिली नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना यहाँ पे टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे चैप्टर 10 बाय मिस्टेक यहाँ पे डला हुआ है। जो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे रहेगा, ये हमारा चल रहा है, जो लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर 9, यानी यूनिट सेकंड का लेक्चर 9 आज ये हमारा रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो 8 लेक्चर हैं, 8 लेक्चर वो पहले ही हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे NSAIDs। अब देखिए, ये जो NSAIDs ये क्या है, ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे किसकी है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ये इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो एग्जाम में आपको दोनों नाम से आ सकता है, या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा NSAIDs की डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कहते हैं। साथ में ये आपसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी को यहाँ पे स्टडी करना है। और गाइस, वीडियो लेक्चर आपका इसलिए लॉन्ग रहेगा। इसके अंदर एक तरह से हम 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, NSAIDs आर दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो एनाल्जेसिक जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं, जैसे हमारी कह सकते हैं जो NSAIDs के अंडर में आती हैं। जैसे कि इसके अंदर चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ हम लो लेवल के पेन को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। एक तरह से सीधा सीधा अगर हम कहें तो कुछ हमारे हाई लेवल के पेन होते हैं, जो जैसे हमारा चेस्ट पेन हो गया, सीने में दर्द, कुछ जैसे हमारे किडनी स्टोन हो जाता है, गुर्दे में पथरी वगैरह, उसका पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह के पेन को ट्रीट करने में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। ओनली स्लो पेन को रिड्यूस करने में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसका नाम देख लेते हैं, एनाल्जेसिक आर दोज ड्रग्स विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। एनाल्जेसिक हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ हम पेन के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, NSAID रिड्यूस ओनली स्लो पेन। NSAID जो हमारी ड्रग होती है ओनली स्लो पेन को रिड्यूस यहाँ पे करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, दीज ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन सीवियर पेन। जैसे कि पहले आपको बताया, हमारा जो चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द ज़्यादा तेज़ वाले जैसे एंजाइना वगैरह में होता है। साथ ही में जो किडनी स्टोन, पथरी की वजह से आपके गुर्दे में दर्द होता है, तो इस तरह के पेन में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि लाइक एस्पिरिन। तो एस्पिरिन एक ऐसा साल्ट है जो जनरली क्या करते हैं, हम एज ए पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं। हल्का फुल्का सर दर्द वगैरह हो जाता है, जैसे गले में दर्द वगैरह, तो इस तरह की उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा हमारा एनाल्जेसिक यहाँ पे क्या होता है। चलिए सेकंड इसमें हम देख लेते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो देखिए, एंटीपायरेटिक हमारी वो मेडिकेशन होती है जिनका यूज़ हम फीवर में करते हैं। सीधा सीधा अगर हम कहें तो बॉडी टेम्परेचर को रिमूव करने में हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं, एंटीपायरेटिक्स आर दोज ड्रग्स। एंटीपायरेटिक हमारी वो ड्रग होती हैं विच टू रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। आप ऐसे समझिए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर वो 98 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में फीवर हो जाता है। देन वो नॉर्मल रहता है तो हमारी बॉडी में फीवर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बंदों को 102 बुखार हो गया, 103, 104, 105 तक चला जाता है। तो इस तरह के बंदों के लिए क्या करते हैं, हम इन मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। ओनली नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, These drugs reduce only high body temperature, not normal body temperature। मान लीजिए जो एक तरह से थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उसमें हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। ओनली जो हाई बॉडी टेम्परेचर जिससे हमें फीवर कॉज हो जाता है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, मेनली एंटीपायरेटिक ड्रग। जो हमारी मेनली एंटीपायरेटिक ड्रग हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। सीधा सीधा अगर हम कहें, जो हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग होती है उनका जो हम मेनली यूज़ करते हैं फीवर यानी बुखार के ट्रीटमेंट में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे पैरासीटामोल।
तो आप सभी जानते हैं जनरली पैरासीटामोल इतना मतलब कॉमन साल्ट आजकल हो चुका है। किसी बंदे को हल्का बहुत फीवर भी होता है तो वो कहीं से भी मेडिकेशन एक तरह से मेडिकल स्टोर वगैरह से ले लेता है और खुद ही उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेता है यानी खा लेता है, क्योंकि उसे पता है ये बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करेगी यानी फीवर में हम इसका। चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जो हमारी इन्फ्लामेशन होती है उसको रिड्यूस करने वाली ड्रग, जो हमारी बॉडी पे सूजन आ जाती है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर दोज ड्रग्स विच आर टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। सीधा सीधा हम कहें तो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी वो मेडिकेशन होती है जिनका यूज हम बॉडी की जो इन्फ्लामेशन सूजन होती है उसको कम करने में, रिड्यूस करने में करते हैं। जैसे आइबुप्रोफेन, तो हमारी जो आइबुप्रोफेन होती है क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं एज ए पेन किलर के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही में फीवर में भी हम इसको दे देते हैं और सीधा सीधा कहें तो हम इसको बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी रिड्यूस करने में करते हैं। जैसे कि आगे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा इन तीनों कैटेगरीज को हम बिल्कुल एक साथ कंबाइंड स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए NSAIDs आर दोज केमिकल एजेंट। अब देखिए तीनों ही कैटेगरीज को हम यहाँ पे कंबाइंड स्टडी क्यों कर रहे हैं ये अब आपको इन पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो हमारे जो ये केमिकल एजेंट्स होते हैं कौन से, जो हमारे NSAIDs होते हैं विच टू रिड्यूस, ये क्या करते हैं, ये पेन को भी रिड्यूस करेंगे एक तरह से एज ए पेन किलर के फॉर्म में, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग के फॉर्म में और इन्फ्लामेशन एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में। इसलिए अगर हम इसको दीज आर नॉन ओपोइड, इनको हम नॉन ओपोइड भी यहाँ पे कहते हैं। देयर आर नो एडिक्शन ऑफ दिस ड्रग्स, और इन ड्रग को एडमिनिस्टर करने से कोई आदत भी एक तरह से नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब तो गाइस जैसे कि हमने तीनों ही कैटेगरीज को यहाँ पे कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आप एक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। मान लीजिए आपसे डायरेक्टली एनाल्जेसिक पूछ लिया जाता है तो आप ओनली एनाल्जेसिक की डेफिनेशन लिखेंगे और जितना आप चाहें इसमें से क्लासिफिकेशन को कट कर लेंगे जो पेन किलर वाला है उसको आपने लिख दिया, साथ ही में आप जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको बिल्कुल सेम लिख दीजिए, कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ेगा। एंटीपायरेटिक आपसे पूछता है तो आप डेफिनेशन लिख के क्लासिफिकेशन लिख दीजिए और वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम आगे पढ़ाएंगे। एंड ये आपसे सिर्फ शॉर्ट में पूछता है तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। मान लीजिए डायरेक्टली आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है NSAIDs, तो आपको पूरा ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको थोड़ा टाइम कम लग रहा है तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखवाई है NSAIDs वाली, यानी जो हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं ये हमारे वो एजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम फीवर को, टेम्परेचर को एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप डायरेक्टली लिखिए, उसके बाद आप डायरेक्टली क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका ये चल जाएगा। देन डिटेल में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको पूरा ही यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सीधा सीधा अगर हम कहें तो ये तीनों ही कैटेगरीज के अंदर जो ड्रग का हम यूज़ करते हैं, मेडिकेशन दवाएं हमारी होती हैं उन, तो चलिए इस क्लासिफिकेशन को कैटेगरीज वाइज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स, यानी ये हमारे वो एक तरह से एजेंट्स होते हैं जो मतलब नॉन सेलेक्टिवली होते हैं और जो कोक्स एक तरह से हमारा एंजाइम होता है कोक्स 1 और कोक्स 2 उसको यहाँ पे एक तरह से इनहिबिट करते हैं, इसलिए इनको कोक्स इनहिबिटर्स कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे होते हैं यहाँ पे सैलिसाइलेट्स, जैसे हमारी एस्प्रिन हो गई, सोडियम सैलिसाइलेट हो गया और साथ ही में क्लाइडाइन सैलिसाइलेट्स हो गया। तो ये हमारे सैलिसाइलेट्स के अंदर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स, तो एक तरह से हमारा पैरासीटामोल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा देख भी रहे होंगे एस्पिरिन सैलिसाइलेट्स, क्लाइडाइन सैलिसाइलेट्स, ये किस कैटेगरी में, मेनली हमारे पेन किलर कैटेगरी में। पैरासीटामोल हमारा एक तरह से एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में है। तो सारी ड्रग इसके अंदर हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं पायरोल डेरिवेटिव, हमारे यहाँ है। अब नेक्स्ट चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पे आती है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसमें हमारा टोलमेटिन आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडोल डेरिवेटिव्स, तो इसमें हमारा इंडोमिथेसिन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो इसमें हमारा आइबुप्रोफिन आ गया और कीटोप्रोफिन आ गया। तो ये तो कैटेगरीज की ड्रग हमारी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट तो हमारा हो गया नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स, सेकंड हमारे यहाँ पे प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर्स, जो कोक्स 2 को एक तरह से इनहिबिट करते हैं, जो हमारे कोक्स 2 एंजाइम होते हैं। इसमें हमारे डाइक्लोफेनिक आ गया, एसिक्लोफेनिक आ गया और साथ ही में मेफिनेमिक एसिड आ गया। तो देखिए हमारे जो डाइक्लोफेनिक होते हैं और यहाँ पे एसिक्लोफेनिक होते हैं और मेफिनेमिक एसिड होते हैं, ये तीनों कैसे यूज़ करते हैं, एज ए पेन किलर की फॉर्म में हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स,
ये हमारी वो ड्रग होंगी जो एक तरह से इनको सेलेक्टिव किया गया है, एक तरह से सेलेक्ट किया जाता है मेनली COX-2 को मारने के लिए, जो हमारे एंजाइम होते हैं उसको इनहिबिट करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे इलोकोक्सिब आ जाता है, साथ में सिलिकोक्सिब आएगा, थर्ड हमारा प्रीकोक्सिब आएगा। देखिए आप चाहे तो इसका क्लासिफिकेशन इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी ये आपके लिए चॉइस रहेगी आगे का आप अगर लिखना चाहते हैं तो, जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। जैसे हमारी पैरासीटामोल होती है, तो पैरासीटामोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये साल्ट है, जो एनाल्जेसिक यानी पेन किलर के फॉर्म में भी हम इसका यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक फीवर को कम करने में और हल्की फुल्की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए चॉइस रहेगा, अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी हम जो यहाँ पे कैटेगरी स्टडी कर रहे हैं एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप से आपसे पूछा जाता है, यानी जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट तो क्या होता है, आपसे कैटेगरी डायरेक्ट आती है जिसमें आपसे पूछ लेता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनएसएड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हम आपको अभी स्टडी कराएंगे डायरेक्टली आपको ये लिख देना है। देन इसमें एक टाइप से और आता है, डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन क्लासिफिकेशन तो पूछ ली जाती है एनएसएड्स की, और इसी के अंदर जो हमारी एक यहाँ पे साल्ट है यानी जर्नल ड्रग है एस्पिरिन, इसका डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपसे अगर पर्टिकुलरली एस्पिरिन का पूछेगा तो इसके साथ में पूछ लेगा, जिसमें आपको फिर ये वाला नहीं लिखना है जो हम लिखवा रहे हैं, आपको डायरेक्टली एस्पिरिन का लिखना है जो हम आगे स्टडी कराएंगे। देन क्या होता है, जो एस्पिरिन वाला है आपसे वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है विदाउट कैटेगरी भी। तो देखिए टॉपिक थोड़ा लेंथी आपका इसलिए होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 2 टाइप से 3 टाइप से आपसे पूछा जाता है और डिटेल में हम आपको स्टडी कराएंगे, यानी का एस्पिरिन का है उसको पर्टिकुलरली आगे हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारे जो एनएसएड्स वाला हम इसका लिखवा रहे हैं आपको, ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तीनों में यहाँ पे सिमिलर वर्क करेगा। उसकी जो हमारे जो एनएसएड्स यहाँ पे ड्रग हैं, ये क्या करती हैं, हमारी इनहिबिट करती हैं COX एंजाइम को। अब हमारे एक तो होते COX-1 एंजाइम, एक होते हमारे COX-2 एंजाइम। अब इनको हम इनहिबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फीवर के लिए, एनाल्जेसिक यानी पेन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए, इसीलिए हम इनको इनहिबिट करते हैं जिससे आगे जाके हमें उस चीज़ से ट्रीटमेंट हो सके, हमें रिलीफ मिल सके। जैसे कि इसके अंदर ये क्या करते हैं, जब एनएसएड्स हमारी इनहिबिट कर देती हैं COX एंजाइम को, तो क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स लाइक PGS, TXA2, PGT2 एक्सेट्रा। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे को होता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, तो कुछ इसी टाइप के हमारे एक एंजाइम होते हैं। अब इनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ये हमारे एक तरह से क्या होते हैं, फुल डिटेल में आपको इनके ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होता है, जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होता है, TX2A2 होता है, PGT2 होता है, तो इस तरह के कुछ मेडिएटर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सूजन के लिए। तो क्या होता है, मान लीजिए COX एंजाइम हमारा इनहिबिट हो गया, इससे हमारे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन मेडिएटर्स, इन सब का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब इनके डिक्रीज होने से आप बिल्कुल समझ जाएंगे क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा डिक्रीज हो गया, जिससे हमारा डिक्रीज हो जाएगा पेन, जो बॉडी में हमारा पेन हो रहा है जैसे हेडेक वगैरह हमारा हो रहा है, पेट दर्द, ये हमारा कम हो जाएगा। फीवर, सर दर्द एक तरह से कह सकते हैं ना हम, फीवर बुखार वगैरह आ जाता है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा। इन्फ्लामेशन, बॉडी की सूजन एक तरह से कम हो जाएगी। तो जैसे आप देख भी सकते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट हमें मिल जाएगा डिक्रीज होने से, किस चीज़ का, जो हमारे एक तरह से ये वाले पॉइंट हैं। एंटीपायरेटिक इफेक्ट, हमारा फीवर कम हो जाएगा। एनएसएड्स इफेक्ट, तो इस थोड़े से चार्ट के अंदर हमने देखा हमारे तीनों तरह के इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल गए। तो काफ़ी ईजी आपके लिए ये एक तरह से चार्ट है, आप इसको बिल्कुल ज़रूरी बना खाएं। नेक्स्ट हमारा हम यहाँ पे देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि सर फार्माकोकाइनेटिक तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो सारी पॉइंट आपको सिलेबस में नहीं पूछता है, ये होते ही हैं जब आप ड्रग बॉडी में खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कहाँ मेटाबोलाइज हो रही है, कहाँ एक्सक्रीट आउट हो रही है, ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर बताना ही होगा, इसके बगैर ये अधूरा रहेगा। जैसे फार्माकोकाइनेटिक, जिसको हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं। जैसे एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड पैरेंटरली, ये जो हमारी ड्रग होती है इसको हम ओरली मुंह के थ्रू भी ले सकते हैं, पैरेंटरली इंजेक्शन के थ्रू भी हम इनको यहाँ पे ले सकते हैं। मेटाबोलाइट इन लीवर, तो मोस्टली जो हमारी ड्रग्स होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है पूरा जो ADME हमारा यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, तो उसके अंदर हमने देखा जो हमारी मोस्टली ड्रग होती हैं वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज एक तरह से होती हैं, एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन, यानी यूरिन जो पेशाब होता है उसके थ्रू ये हमारी ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट।
अब हमारे जो एनएसएड्स ड्रग हैं इनको बॉडी में लेने के बाद क्या एडवर्स इफेक्ट ये कॉज कर सकती हैं, इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट जो कि एक तरह से हम साइड इफेक्ट पे कह सकते हैं। सम एडवर्स इफेक्ट लाइक, कुछ एडवर्स इफेक्ट जैसे हेडेक, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं, डायरिया जिसको हम कहते हैं पेट खराब हो जाना वो भी आपको हो सकता है, स्टमक अल्सर भी आपको हो सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट जो इन ड्रग के लेने से आपको हो सकते हैं। इंडिकेशन, अब देखिए जो डोज होती है मेनली ये डिपेंड करती है आपके बॉडी वेट पे, आपकी एज पे और आपकी डिसीज कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमने आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी देखिए ये तो डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कितनी डोज पेशेंट को देता है। लेकिन यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जनरली हमारे चलते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन आइबो हमारी चलती है 200 से 400 mg, इसको दिन में 2 बार और 3 बार भी हम दे सकते हैं। तो 200 mg मोस्टली 3 टाइम और जो 400 mg होती है उसको मोस्टली 2 टाइम ही हम चलाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो 3 टाइम भी इसको चला देते हैं। और हमारे जैसे 200 mg है तो इसको हर 4 घंटे के बाद भी हम दे सकते हैं। हमारी डाइक्लोफेनेक सोडियम होती है, इससे 50 से 75 mg चलती है। और देखिए जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है उसको कितनी चलानी है। पीसीएम जनरल क्या होता है, जो हमारी 500 mg होती है ये सुबह शाम दोपहर भी चल जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको डॉक्टर 500 की डबल 250 भी करके दे देते हैं, यानी आधी तोड़ के दे देते हैं, वो भी चल जाती है। 150 mg तीनों टाइम भी हमारी ये चल जाती है उस पेशेंट की कंडीशन को देख के। बीटीएस और टीडीएस दोनों में हम इनका यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे आती है थेरापेटिक यूजेस, यानी इन ड्रग के थेरापेटिक यूजेस जैसे आप सभी को पता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन एज ए पेन किलर के रूप में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, फीवर के ट्रीटमेंट में, साथ ही में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी जो हमारी क्या होती है सूजन होती है उसको रिड्यूस करने में। एज ए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक हम इनका यूज करते हैं। तो गाइस आई होप आपको पूरा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही इजीली समझ आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे रहेगा। जैसे कि अभी जो हमने आपको बताया ये तो आपको डायरेक्टली पूरी कैटेगरी का लिखना है। पूछा जाता है एस्पिरिन का, तो आप ये लिखेंगे जो अब आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे सब हमारी इंडिविजुअल ड्रग्स होती हैं, लाइक जैसे एस्पिरिन होती है, डाइक्लोफेनिक सोडियम होती है और हमारी आइबुप्रोफेन होती है। अब ये कुछ ऐसी ड्रग इंडिविजुअल हमने क्यों ली हैं, क्योंकि मोस्टली जनरली बहुत ही टाइम से हम इसका यूज़ कर रहे हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा खासा हमें मिलता है, यानी काफ़ी जनरल कॉमन हमारे लिए साल्ट हैं। तो इनमें से आपसे जो एस्पिरिन है इसका मोस्टली पूछा जाएगा और का आपसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम एस्पिरिन का फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर्स। तो हमारी जो एस्पिरिन है हमारी नॉन सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर के अंडर में आती है। और साथ ही में देखा जाए तो दीज आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट कोक्स-1 एंड कोक्स-2 एंजाइम्स। ये हमारी जो एस्पिरिन है कोक्स-1 और कोक्स-2 दोनों एंजाइम को एक तरह से इनहिबिट करने का वर्क करती है, लेकिन मोस्टली जो है हमारी कोक्स-1 को ये इनहिबिट करेगी, कोक्स-2 को भी करेगी, कम करेगी, लेकिन कोक्स-1 को ज़्यादा करती है। अब हमारा मेन यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुरू होता है। जैसे हमारा जो एस्पिरिन है इसको हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी हम कहते हैं, जो इसका जनरल साल्ट होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें थोड़े से पॉइंट। इट इज़ ए प्रोटाइप ड्रग। तो देखिए क्या होती है हमारी ये प्रोटाइप ड्रग होती है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इज फर्स्टली, जब इस ड्रग को हम खाते हैं, मान लीजिए आपने ओरली एस्पिरिन को खाया, उसके बाद फर्स्टली क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में जाके सैलिसाइलिक एसिड में। क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर अपना ये जो हमारा एक्शन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना वहाँ पे ये देगी, जिसके लिए हमने इसको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया है। अब हम देख लेते हैं चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से मिलता है। तो एस्पिरिन क्या करती है इनहिबिट करती है कोक्स एंजाइम को, कोक्स-1 भी हो सकता है कोक्स-2 भी हो सकता है, मोस्टली हमारा कोक्स-1 होता है विच फर्दर डिक्रीज। अब जब हमारे कोक्स एंजाइम एक तरह से इनहिबिट हो गए तो जो हमारे एक तरह से क्या हो गया फर्दर डिक्रीज, उसके बाद क्या हो गया डिक्रीज हो गया यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स लाइक जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा होता है, साथ ही में हमारे गिव रिलीफ सच एज पेन एंड फीवर, दोनों से हमें रिलीफ मिल गया। सीधा सीधा जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो हमारी एस्पिरिन या हमारी अदर एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं डायरेक्टली हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हमारी कन्वर्ट होती हैं, क्या करती हैं कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे जो हमारे एक तरह से वो होते हैं जो एक तरह से इन्फ्लामेशन कोज करने वाले इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, जिससे पेन और फीवर से हमें रिलीफ, इन्फ्लामेशन से हमें मिल जाता है। तो ये इसका नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से देती है एस्पिरिन, इसको हम देख लेते हैं। एस्पिरिन गिव्स, यानी जो एस्पिरिन है ये हमें देती है एक तरह से एक्शन जैसे एनाल्जेसिक एक्शन, तो यानी इफेक्ट सीधा सीधा हम कहें तो एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या होता है हमारा रिड्यूस पेन, यानी एज ए पेन किलर की फॉर्म में।
तो एनाल्जेसिक आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको सही कर लें। एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट, जैसे रिड्यूस टेम्परेचर एज ए फीवर को सही करने में हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, सीधा सीधा जो बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको रिड्यूस करने में यानी सूजन को कम करने में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड। तो क्या होता है, जो हमारे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं उनकी तरह एक तरह से इफेक्ट करती है बाय इनहिबिटिंग TXA2। तो TXA2 को क्या करती है, यहाँ पे इनहिबिट कर देती है, जिससे एज ए एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं GIT। तो GIT पे क्या करती है, कोज करती है पेप्टिक अल्सर, साथ ही में इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ GI ब्लीडिंग। एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे साइड इफेक्ट हैं इन ड्रग के। इरिटेट गैस्ट्रिक मुकोसा, तो कुछ इस तरह के मतलब गलत इफेक्ट भी हमें शो करती है। पेप्टिक अल्सर कोज कर देगी, जिससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, बॉडी में अल्सर हो जाएगा। रिस्क कर देगी GI ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग होती है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देगी। इरिटेट कर देगी गैस्ट्रिक मुकोसा को। तो इस तरह से हमारे कुछ इफेक्ट ये हमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो किस तरह से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ओरली हम इसको लेते हैं, ये मेटाबोलाइज होती है हमारे लीवर में जाके, साथ ही में एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन, किडनी के थ्रू ही हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट जैसे डायरिया, पेट खराब हो जाता है, साथ ही में नोजिया हो जाता है, वॉमिट है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, जो हमारी GI ब्लीडिंग होती है GI। तो गाइस आपकी जो ये एक तरह से कह सकते हैं जो टॉपिक है ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। जो इसके थेराप्यूटिक एक्शन है वो तो आप अपने पास से बना के लिख सकते हैं, जैसे कि एज ए इन्फ्लामेटरी एजेंट, सूजन को कम करने में हम इसका यूज़ करते हैं, फीवर को सही करने में हम इसका यूज़ करते हैं, हेडेक यानी सर दर्द को सही करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन देखिए सारे ही जितने भी टॉपिक हैं वो आप ओनली एग्जाम के पर्पज से आप स्टडी नहीं करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है ये भी आप देखा करें, क्योंकि एग्जाम में नंबर लाने सब कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर के प्रोफेशन में एक तरह से फार्मासिस्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो जनरल हमारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे भाई हल्का फुल्का सर दर्द है और थोड़ा फीवर हो गया, थोड़ी इन्फ्लम, तो इस तरह के ट्रीटमेंट आप सेल्फ से यानी खुद से कर सकें, तो इतनी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसीलिए लेक्चर को आप पूरा देखा करें, क्योंकि जो आपके नोट्स होते हैं डायरेक्टली मान लीजिए आपने नोट्स ले लिए तो ज़रूरी नहीं है आपको उसमें पूरा ही मटेरियल मिल जाए, जो हमने आपको लिखाया ओनली वो मिलेगा, वो भी किस तरीके से आपको लिखना है ये भी उसमें पता नहीं चलेगा। तो आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने एक तो लेक्चर देखा जिसमें हमने आपको इतनी सारी अच्छी बातें बताई जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली, और डायरेक्टली आपने नोट्स ले लिए, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टाफिकेशन मारते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, जिससे आप भूल जाते हैं, मार्क्स आपके अच्छे आते नहीं है, फिर आप हमें कमेंट करते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए मत से हमारे इतने मार्क्स आए। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, डायरेक्टली आप रट्टाफिकेशन मार के पास होना चाहते हैं, तो वो भी आपकी चॉइस है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आपकी 3rd यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी की, डी फार्मा सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे।